आकाश के पिताजी जो जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ गए थे, भगवान ने एक एक करके सब निभा दी। बस अब यही एक रह गया है, पता नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा। अरे अपना भला बुरा तो छोड़ो, इसे तो खाने पहनने तक का होश नहीं है। वो तो है, पर तुमने भी तो इसका इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलाज से ज्यादा फायदा तो मेहनत करने से हुआ है, पर हिसाब किताब कुछ नहीं समझता। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम प्रकाश की शादी क्यों नहीं करवा देती हो? सुना है शरीर की गर्मी के साथ साथ कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और फिर तुम रहो ना रहो, पीछे से इसकी देखभाल करने वाली तो कोई होगी। हाँ ठीक कहती हो तुम। बहन जी देखिए, हम तो फंस गए, रमन की शादी करके हम तो फंस गए। क्यों, क्या हुआ? बहन जी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जाते हैं और वही रिश्ता तय करके आ जाते हैं। हमने भी ऐसे ही किया, पर हमारे साथ तो बहुत धोखा हुआ। पर ऐसा क्या हो गया? बहन जी, इसको तो देखो, मरी को कुछ आता ही नहीं, इधर उधर सारे घर में डोलती फिरती है। न पढ़ी है, न लिखी है, न उठना बैठना आता है, न घर का कुछ काम काज जानती है। एक ही काम को रोज कहती हूँ पर भूल जाती है। पहले तो हमने सोचा बचपना है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, पर अब पता चला ये तो बचपन से ही ऐसी है। खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहती है, सारे घर में यूं ही डोलती रहती है। पर इसमें इस बेचारी का क्या दोष? दोष तो इसके परिवार वालों का है ना। सच कहती हैं, मुझे भी वाकई ही गुस्सा इसके माँ बाप पर ही आता है। ये तो गऊ सी बेचारी मुस्कुराती रहती, इसे क्या पता। पर बहन जी, अगर कल को ये ऊंच नीच कुछ भी कर ले तो मुश्किल में तो हम सब पड़ जाएंगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। नमस्कार। हर माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि वो उज्जवल हो। मानसिक विकलांग बच्चों के माँ बाप भी कोई अलग नहीं है। विवाह और मानसिक विकलांगता, इसके बारे में कई अटकलें लगती हैं और कई भ्रांतियां भी हैं। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि विवाह में पति पत्नी का संबंध गाड़ी के दो पहियों जैसा है, जिनका एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ चलना बहुत ज़रूरी रहता है। आइए आज के कार्यक्रम में विवाह और मानसिक विकलांगता, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। विवाह दो व्यक्तियों के बीच का वो पवित्र बंधन है जिसकी शुरुआत कुछ विशेष रस्मों एवं रिवाजों से होती है। मित्रों और संबंधियों के बीच वरवधू एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नई अपेक्षाएं और नई जिम्मेवारियां किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। क्या होता है कि जब बच्चा जो है 16-17 साल का होता है तो उनको लगता है कि अब हमारे को अगर बच्चा जो है पीछे चल रहा है या काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको अंदर से तो पता लगता है कि बच्चा जो है समझ में पीछे है, तो उसके लिए वो जब यहाँ पे लेके आते हैं तो उनमें खाली एक ही चीज़ होती है कि आप हमारे बच्चे को जो है जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि हम इसकी शादी कर पाएं। कहा जाता है जो शरीर में गर्मी है वो शादी के द्वारा निकल जाएगी और उसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो एक गलत धारणा है, इसके द्वारा मंदबुद्धिता खत्म तो नहीं होती, बल्कि और मंदबुद्धि व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं और जुड़ जाती हैं। ये बहुत पहले से चली आ रही है। कहीं उसको यौन भावनाओं से जोड़ा गया है कि भाई आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त उसकी वजह से भी होता है, और शायद ये मनोविक्षिप्त अवस्था है, मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए शायद इसकी शादी कर दे तो ठीक हो जाएगा। जो ये भ्रांति है हमारे समाज में कि जो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, अगर उसकी शादी कर दी जाए तो शायद उसकी मानसिकता उभर कर सामान्य बन जाए, ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है। इससे समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। किसी मंदबुद्धि लड़की या मंदबुद्धि लड़के की शादी हो जाने के बाद जो आदमी खुद अपने आप को संभाल नहीं सकता, उस पर कुछ और जिम्मेवारियां दे देने के बाद पूरे परिवार की और उन दोनों की समस्याएं बड़े और अलग ढंग से बढ़ जाती हैं। और कई तरह की जिम्मेदारियां हैं जिनको मंदबुद्धि व्यक्ति अभी इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। न तो उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है और दूसरा उन भावनाओं को कैसे सम्मान देना है, कैसे समझना है।
ये मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन बात हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर लड़का है तो उसका गरीब घर की लड़की ले आएंगे, उससे कर देंगे, वो तो कर ही लेगी ना। अगर लड़की जो है, लड़की है, क्या है, उसने दूसरे घर में जाना है तो संभाल ही लेंगे। तो वो मंदबुद्धि व्यक्ति जो अपने आप को संभालने में, अपने आप को पुनर्वासित करने में इतने विशेषज्ञों की सहायता लेकर के, माता पिता की सहायता लेकर के सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। और कई बार समाज के गलत व्यक्तियों के द्वारा मध्यस्थता जब होती है और वो उनका विवाह एक सामान्य व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है, तो उस मंदबुद्धि व्यक्ति का तो जीवन खराब होता है, क्योंकि वो उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता जो कि जिम्मेदारियां विवाह के बाद बहुत जरूरी होती हैं। तो उनके दिमाग में एक ही वो रहता है कि इसकी शादी करनी है और शादी हमको करनी ही करनी है, चाहे हम लोग उनको कहते हैं कि नहीं अभी इनका थोड़ा इंतजार कीजिए या अभी शादी नहीं करना है, क्योंकि इन बच्चों की शादी जो है आप करेंगे भी तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, आप उसमें जो है फिर वो बच्चा वापस घर में आ जाएगा, कोप अप नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार वो जो है उस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जिस इंसान की आप शादी करते हैं उसका फर्ज अपने पार्टनर के प्रति रहता है, सामाजिक तौर पे भी, व्यावहारिक रूप से भी। और जो कमजोर प्रवृत्ति का आदमी है वो अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं कर सकता अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ, तो उसमें लड़ाई झगड़े होंगे। ज़्यादातर मामले न्यायालय में जाते हैं, फिर तब तक वो निर्णय होता है। इस बीच के उहापोह में इतना समय व्यस्त सा समझ लीजिए बीतता है या त्रासदी का बीतता है परिवार के लिए कि वो एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो इसलिए विवाह एक कोई हल नहीं है कि मंदबुद्धि व्यक्ति का विवाह कर देने से उसकी मंदबुद्धिता हट जाएगी और समस्याएं हल हो जाएंगी। उनको समझाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उस बच्चे की विकास कम है, उसको जो है सबसे पहले जरूरी है आत्मनिर्भर बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो अपना गुजारा खुद कर सके, ना कि उसको जो है शादी के लिए उसको तैयार करे। ऐसे ऐसे भ्रामक धारणाओं को हटाना भी बहुत बड़ा काम है इस क्षेत्र में, जिससे लगता है कि इन लोगों को बढ़ाने के लिए इन भ्रामक धारणाओं को हटाना भी एक बहुत बड़ा काम है, जिससे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। यूं तो विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु यदि व्यक्ति इस पवित्र बंधन की गहराई को समझने में असमर्थ हो तो ये बंधन मात्र बंधन ही बनकर रह जाता है और बंधन किसी के लिए भी सुखद नहीं होता। और छुपाकर जब शादी कर दी जाती है, जब पता लगता है तो दूसरी पार्टी बड़ा स्ट्रांगली नेगेटिव रिएक्ट करती है और उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। और उस पहली पार्टी जो है, माने लड़की वाले हैं, उन्होंने अगर ऐसी शादी कर दी तो ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी लड़की में कोई खराबी है। वो तो ये कहते हैं कि ये ससुराल में जाके हो गई, और वो उनके खिलाफ वही दहेज का मामला या तंग करने का मामला करते हैं। जो आदमी मानसिक रूप से कमजोर है, आप उनसे ये बात छुपाते हैं, धोखे से शादी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसके माँ बाप को पता होता कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर, शादी ना करते, नुकसान हो गया, 420 तो बनता है, तो उससे केस आईपीसी में भी केस बन सकता है। लेकिन सामाजिक तौर पे ये हमारे समाज में पाया जाता है कि माँ बाप अपने प्यार से शायद इस उम्मीद में बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा, ये बातें छुपा लेते हैं, जो समाज के लिए हानिकारक बनती हैं, नुकसान देती हैं, फायदा नहीं पहुंचता। वो सारी सच्चाई है कि वो शादी तो बनती नहीं, वो तो टूट जाती है ना लड़की, तो फिर वहीं की वहीं आके रह गई। जो एक व्यक्ति मानसिक कमजोर का है, मानसिकता नहीं है उसके अंदर, जो लोग आम आदमी होने चाहिए, आप उसकी शादी कर दें, उसके कर्तव्य बढ़ जाते हैं अपने दूसरे पार्टनर के साथ। वहां जब वो उनको पूर्ण नहीं करता, उससे और बढ़ती है, डिप्रेशन हो सकती है उसको। इसी तरह लड़के वाले हैं, अगर लड़के वाले अपने आदमी की शादी कहीं गलत कर दें जो मानसिक रूप से बीमार हो, तो वो लड़की एक्सेप्ट नहीं करती। उनके घर वालों को ये डर लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चे हों वो भी खराब हों। तो मैं ये समझता हूँ कि शादी से पहले अगर ये बता दिया जाए कि भाई इनको ये परेशानी है और दूसरी पार्टी अगर तैयार हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो उसका ध्यान भी रखेंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। माँ बाप को चाहिए कि दूसरे पार्टनर से शादी की बात करते समय ये बात बता दें कि हमारा बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की कोई यौन इच्छाएं नहीं होती या वो उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता। बच्चे चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से पीछे हैं, लेकिन उनमें सेक्सुअल इंस्टिंक्ट तो है ही, उसको तो वो जो है उसमें वो भावना तो आएगी ही। जिस तरह से सामान्य व्यक्ति का ये जो यौन विकास होता है, उनकी यौन की अभिव्यक्ति होती है और उनको ये अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा तरीका पता होता है कि हमें समाज के नियमों के आधार पर किस समय किस जगह पर क्या बात हमें कहनी है और क्या बात हमें छुपानी है। जो सेंस ऑफ प्राइवेसी होती है, ये इन मंदबुद्धि बच्चों में
कम होती है और इनको वो उनके पास भाषा नहीं होती है जिससे कि ये अपनी यौन की अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें। माँ बाप क्या करते हैं कि उसको छिपाने की कोशिश करते हैं या लोगों के सामने उनको बड़ी शर्म लगने लगती है, बिकॉज इन बच्चों को नहीं मालूम होता है कि इसको किस तरह से व्यक्त करना है। माता पिता को इससे कोई शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो हर लोगों में एक उम्र के बाद पाया जाता है। माता पिता के साथ तो सबसे विकट समस्या ये होती है कि वो इस बात को किससे कहें कि हमारा बच्चा मंदबुद्धि है और वो अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। ये समस्या वो ना तो अपने रिश्तेदारों में कह पाते हैं, ना ही किसी समाज के अन्य व्यक्ति के साथ शेयर कर पाते हैं, जिसमें उनको जो है नीचा या इस तरह की शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए भी जो है फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हैं। बेहतर होता है कि यही समस्या अगर वो विशेषज्ञों के साथ रखें तो निश्चित रूप से इन बच्चों को माता पिता के द्वारा ही उनको यौन शिक्षा दी जा सकती है और यौन शिक्षा जब इनको मिलेगी तब वो उचित और अनुचित यौन व्यवहार के बारे में समझ पाएंगे। मंदबुद्धि बच्चों में जो सेक्सुअल बिहेवियर्स जैसे कि मास्टरबेशन या ऑपोजिट सेक्स को टच करना ये पाया जाता है, जो कि सामान्य लोगों में भी पाया जाता है। हमें मंदबुद्धि व्यक्ति को बताना है कि क्या उचित व्यवहार है, क्या अनुचित यौन व्यवहार है। जब तक से हम उनको ये बताएंगे नहीं और वो बच्चा उनमें अंतर नहीं समझ पाएगा, तब तक से हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वो एक उचित यौन व्यवहार करेगा। मंदबुद्धि बच्चा ये नहीं जानता, क्योंकि उसकी बुद्धि विकास नहीं हुआ, ये नहीं जानता कि किस जगह पर मास्टरबेशन करना है, किस तरह से करना है। तो अगर हम इन्हें समझा दें कि मास्टरबेशन के लिए कोई टाइम है, कोई प्लेस है और प्राइवेसी में करना है, तो वो इस चीज को सुधार सकते हैं। और इस यौन शिक्षा के लिए हम उनके माता पिता, उनके टीचर जिन्हें हम स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं, और चिकित्सा मनोवैज्ञानिक तथा अन्य टीम के सदस्यों के साथ मिल करके उनको यौन शिक्षा दें, और ताकि उनकी भी जो एक अधिकार है यौन अभिव्यक्ति का, यौन को अपनी यौनिकता को समझने का, वो उनको हम पूरी तरह से दें। जब हम उनकी यौनिकता को समझाने में और उनको यौन शिक्षा देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उनको मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। इन समस्याओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझना अत्यंत आवश्यक है। आज हर शिक्षित माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके ये बच्चे एक सामान्य जीवन बिताएं। इसीलिए इन लोगों के अधिकारों के लिए हमें हमेशा सजग रहना होगा। मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनका ये प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि ये एक मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक इशू है, सोशल इशू है, क्योंकि इनके लिए जो है बच्चों के पेरेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है कि उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है या उनको हम आगे कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने काफ़ी सारी स्कीम्स दी हैं। जो ऐसा विकलांग व्यक्ति हो जिसके साथ कोई नहीं हो या उसका कोई नेचुरल गार्जियन नहीं हो, तो और उसकी संपत्ति को लोग हड़पना चाहते हो, तो इस एक्ट के तहत भी वो उसका लीगल गार्जियन अपॉइंट होगा, जो उसकी सारी जो संपत्ति उसके नाम में होनी चाहिए उसकी व्यवस्था करेगा, देखरेख करेगा और उसी पर खर्च करेगा। और अदरवाइज भी इस कानून से पहले भी हर व्यक्ति का अगर कोई गार्जियन नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लीगल गार्जियन एक्ट के तहत माना गया है। ऐसे बच्चे जो हैं जो स्कूल ट्रैवल करते हैं, बस से जाते हैं, उनको फ्री बस पास की सुविधा उपलब्ध की गई, जिसमें कि बच्चों को जो डीटीसी की बसेस हैं या अंडरटेकिंग बसेस हैं, उनमें उन बच्चों को जो है सर्विसेज दी जाएं कि वो अपना स्कूल आ जा सकें। तो इसके लिए फ्री बस पास बनाया गया। दूसरी हमारी स्कीम है इंस्टीट्यूशंस को हम डायरेक्टली हेल्प करते हैं, जिसमें एक डे केयर सेंटर है कि बच्चे दिन में आए, पढ़े लिखे सीखे और फिर शाम को वापस चले जाए घर। पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी ये सुविधाएं हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961, उसमें अंडर सेक्शन 80DD उसमें जो पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनके लिए 20,000 तक का रिएम्बर्समेंट दिया जाता है। पेरेंट्स से तो हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस मिले हैं, NGO से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले हैं,
जो मंद बुद्धि बच्चे हैं जिनमें कि हमें लगता है कि अब एजुकेशन हो चुकी है, उसके बाद इनको कहाँ सेट कराना है, कुछ व्यवसाय सिखाना है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि इन बच्चों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें ये बच्चे जो हैं अपना कुछ व्यवसाय शुरू कर सकें, जो इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल से ली है वोकेशनल ट्रेनिंग उसको आगे बढ़ा सकें। जब हम विकलांग व्यक्ति की ओर देखते हैं, विकलांग बच्चे की ओर देखते हैं, कई बार हमारा ध्यान सिर्फ विकलांगता की ओर जाता है, जबकि असल में हमें ये देखना चाहिए कि विकलांगता तो एक एस्पेक्ट है बच्चे का। तो अगर हम उसकी एबिलिटीज पहचानने की कोशिश करें तो शायद उसमें बहुत एबिलिटीज हैं जिनका हम इस्तेमाल करके उसकी पढ़ाई लिखाई भी सही तरीके से करवा सकते हैं या उसकी दूसरे तरीके से रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अवेल करने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस जारी की थी कि एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा हर ज़िले में या बड़े बड़े अस्पतालों में, जहां वो जिनको भी ज़रूरत है उनकी असेसमेंट की जाएगी और असेसमेंट के अनुसार उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। समान अवसर और समान अधिकार हर व्यक्ति का हक है और इसीलिए हाल ही में हमारी सरकार ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट का गठन किया है। कुछ ग्रुप्स थे जैसे कि ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिसका कोई डेफिनेशन ऑफ पीडी एक्ट में उनका नाम नहीं था, तो पेरेंट्स कहने लगे कि भाई हमारे लिए तो कुछ एक्ट नहीं है, हमारे लिए तो कुछ अधिकार नहीं है। 1992 में एक कन्वेंशन हुई बीजिंग में जिसमें एशिया और पैसिफिक के सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है और ये कहा गया कि जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज और हर देश में मिलनी चाहिए और उनकी एक सहायता अलग से होनी चाहिए। उसके तहत 1995 में इंडिया में एक कानून लागू हो गया। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने जो है एक एक्ट बनाया 1994 में जिसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कहा गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की प्रोटेक्शन के लिए। शुरू तो उससे होता है सर्टिफिकेशन से, मतलब पहले तो डेफिनेशन ये आ जाती है कि विकलांगता क्या है या कौन विकलांग है, तो उसके बेसिस पर से सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स क्या होंगे वो हमने रूल्स में नोटिफाई किया हुआ है। ऐसे सभी देश में किसी भी उम्र के बच्चे हों, बड़े हों, जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है और उसके अंदर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी के अंदर व्यवस्था है। उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वो ज़्यादातर राइट्स बेस्ड है, वो ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है। मगर हमारी जो ये 4 डिसेबिलिटीज़ नेशनल ट्रस्ट में है, यानी कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इनके लिए हम प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, शेल्टर के बारे में सोचते हैं, केयर, कंसर्न, इट्स अ प्रोटेक्शन डोमिनेंट एक्ट। उनका मेन फोकस जो था वो उनकी एजुकेशन पे, उनकी लिटरेसी पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे और उसके बाद जो है उनका रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए उनको लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया। आज सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मदद देती हैं। 18 साल के बच्चे उम्र तक बच्चे को एंटाइटलमेंट है कि उसको फ्री एजुकेशन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में मिलेगी। जैसे उसको जिनको ज़रूरत है उनको ब्रेल बुक्स मिल सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के लिए प्रावधान है, फिर स्पेशल टीचर्स के लिए प्रावधान है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एजुकेशन के लिए कुछ अलाउंसेस दिए गए, जैसे कि ट्यूशन फी दी गई जिसमें पर 50 रुपीज़ पर एनम दिया गया। उसके अलावा स्टेशनरी या बुक्स हैं जो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए 400 रुपये पर एनम दिया गया। और उसके अलावा जो पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको 50 रुपीज़ जो है रिएम्बर्समेंट दिया गया कि जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनकी रिएम्बर्समेंट हो सके। एक और प्रावधान है कि एनवायरनमेंट जो है बैरियर फ्री होनी चाहिए, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जब लोग जाते हैं, विकलांग भी हैं, तो उनकी एंट्री का प्रावधान होना चाहिए। जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं मेंटल रिटार्डेशन के साथ, उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि उनको एड और अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ती है वो उनको
प्रोवाइड किए जा सकें। यदि इसको पहचान लिया जाए, जितना जल्दी हो सके पहचान लिया जाए, तो फिर सही उपचार अगर किया जाए या सही रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज मिल जाएं, तो फिर जो विकलांगता का रिजल्ट होता है, मतलब कितना हैंडीकैप है बच्चों को, उसको कम किया जा सकता है। अर्ली स्टिमुलेशन से व्यावसायिक पुनर्वास तक का लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को एक सहज और सरल जीवन व्यतीत करने में बाधक हो सकती हैं। माँ बाप तो हमेशा रहते नहीं है, और जब बच्चा छोटा है माँ बाप पहले जाएंगे, बच्चे रह जाएंगे। तो अगर इस बच्चे का अपना डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है, तो जाहिर है जे कोई ना कोई उसे एक्सप्लॉइट करेगा। उसका जो अधिकार है, उसका जो मिलना है, शायद उस तक नहीं पहुंच पाए। माँ बाप काफी बड़े हो चुके होते हैं, बुजुर्गियत आ जाती है, और उनको फिर इस तरह की चिंता होने लगती है कि हमारे बाद इस बच्चे का कौन देखेगा। अक्सर अब घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं और भाई बहन अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो माँ बाप को काफी ये चिंता रहती है कि अब हम नहीं रहेंगे तो इस बच्चे को कौन देखेगा। अंधी गली सोच सोच कर रह जाते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा नहीं रहती ना। आपने सवाल जो किया सच माने मेरी समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं नहीं, हम जैसी जितनी माएँ हैं यहाँ पर, जितने पेरेंट्स हैं और भी बहुत होंगे, वो सोच सोच के हार जाते हैं क्योंकि आगे कुछ दिखता नहीं है। भविष्य के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ तो बहुत निराश हो जाता हूँ। वही सोचता हूँ कि इस बेदर्द दुनिया के अंदर जब हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझे बार बार कुरेदता है। फिर मैं कहता हूँ कि मेरा ही बच्चा ऐसा नहीं है, औरों के भी बच्चे ऐसे हैं, उनका भगवान मालिक। मेरे लड़का कोई नहीं है, इसके 2 बड़ी बहनें हैं, वो इसकी देखभाल कर रही है, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो हर विकलांग बच्चे का माँ बाप का ये तो वरी, ये कंसर्न, ये हमेशा रहती है। मगर जब इस बच्चा मंदबुद्धि हो तो और भी ज्यादा फिक्र रहती है पेरेंट्स को कि इसको कौन देगा, हमारे बाद इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन कहाँ से आए। सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा हम पेरेंट्स ग्रुप उठा सकते हैं। नेशनल ट्रस्ट जो बना है वो इसी पर्पस से बना हुआ है, तो और उनके यहाँ से इस चीज़ के लिए पैसे भी मिलते हैं, हमें और भी तरह की सहायता मिलती है। आज तक हमारे 369 लोकल लेवल कमिटीज 25 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में बने हैं। इनका पहला काम ये है कि वो इस बारे में, ट्रस्ट के बारे में, ये चाइल्ड डिसेबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद पेरेंट्स को लीगल गार्डियनशिप के बारे में बताएं, और वो एप्लीकेशंस पेरेंट्स से लें, स्क्रीन करवाएं और अपॉइंट करवाएं। तो लीगल गार्डियनशिप हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेशनल ट्रस्ट से ये हम बहुत आसानी से करते हैं। जैसे कि आप कोर्ट में जो जाओगे तो आपको बहुत साल लगेगा इस लीगल गार्डियनशिप मिलना, मगर आप लोकल लेवल कमेटी के पास जाओगे जो नेशनल ट्रस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये बहुत आसान है। 45 डेज यानी कि 1.5 महीना में आपको लीगल गार्डियनशिप मिलेगा। तो जब तक उनको सुटेबल व्यक्ति नहीं मिलेगा उसका लीगल गार्जियन अपॉइंट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज विल रिमेन लीगल गार्जियन। एक इंसान कानूनी तौर पे अपॉइंटेड हो जाए जो इस बच्चे का देखभाल करेगा, उसका अगर कोई प्रॉपर्टी रहेगा उसको संभालेगा, और उसका फिजिकल रिहैबिलिटेशन, फिजिकल जो शेल्टर, फूड, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में भी ख्याल रखेगा। जो गार्डियन अपॉइंटेड होगा उसका काम है कि इस बच्चे का फ्यूचर सिक्योरिटी मेंटेन करना, ताकि पेरेंट्स ना भी रहे
तो इस बच्चे को कोई एक्सप्लॉइट ना करे। अगर हम मंदबुद्धि बच्चों की तरफ देखें तो वो इस यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के बहुत जल्दी शिकार होते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह है क्योंकि इनको अपनी आप को रोकना, अपने आप को बचाव करना इन स्थितियों से नहीं आता है। जबकि सामान्य बच्चा अपनी शिकायत दर्ज करके अपने माता पिता से अपने आप को बचा सकता है, लेकिन मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आपका बच्चा 18 साल से ज़्यादा है और वो मेंटली रिटार्डेड या सेरेब्रल पॉल्जी या ऑटिस्टिक या मल्टीपली डिसेबल्ड है, आप ज़रूर अपने लोकल लेवल कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं उनसे फॉर्म्स मंगवाएं, फॉर्म्स ABC नेशनल ट्रस्ट की फॉर्म्स फिलअप कराएं और उन्हें कहें कि उनका जांच पड़ताल करवा के गार्डियन, लीगल गार्डियन अपॉइंट करें। ग्रुप्स को सामने आना पड़ेगा और ताकि वो इस तरीके के प्रयोग करें और जो भी आज हम लोग प्रयोग करेंगे उसे आगे आने वाली पीढ़ी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। डिजीज़ नहीं है, ये कोई इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है और ये सारे मिथ्स एंड सुपरस्टिशन जिसमें मेंटल रिटार्डेशन में बहुत हिस्सा और लोग छुपा के भी रखते हैं, इसलिए कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो शायद हमारे बाकी बच्चे को शादी नहीं होगी। ये सब मिथ्स डिस्पेल करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इन बच्चों को अगर बहुत बहुत जल्दी आप इनको डिटेक्ट करें और इनमें इंटरवेंशंस और सही तरह के रिहैबिलिटेशन मेजर्स दें तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस विशेष वर्ग की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज ऐसे कई कानून और नियम हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये वर्ग भी एक संपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकें। हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को ये हक मिल सके, इसी की कामना करते हुए करत करत अभ्यास के की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।